हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चंस। इससे पहले सीडीपी की 4 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके सीटेट के एग्जाम पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप जो है हमारी एसएसटी की पेडागोजी की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने सीटेट की एसएसटी का जो सब्जेक्ट है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सीटेट से रिलेटेड, वो भी चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज हमारी जो सीडीपी की क्लास है, 5th क्लास। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका सीसीई से संबंधित। सीसीई से संबंधित क्या क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को सपोर्ट कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करती है। फर्स्ट है बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो सपोर्ट करता है क्या। सेकंड है ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो। थर्ड है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। और फोर्थ है हमारा ऑप्शन स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंट टेस्ट। 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें बताना है कि इनमें से सीसीई को कौन से स्टेटमेंट सपोर्ट करती है। तो देखिए इसमें जो सपोर्ट करती है स्टेटमेंट वो है ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस जो है इसको सपोर्ट करती है क्योंकि इसमें जो है लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात कर रही है। और जो सीसीई है वो भी प्रोसेस पर ही ध्यान देने की कोशिश किया जा रहा है उसमें, कि प्रोसेस यानी जो है इसमें टर्म एंड एग्जाम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसमें जो है लर्निंग के दौरान जो इवोल्यूशन है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पर बल दिया गया है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, टीचर्स शुड कंस्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी बायसेस होते हैं, तो वो भी उससे जो है बाहर निकलते हैं। उन्हें भी क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। किसको, उनके एटीट्यूड को और बायसेस को। जब वो बच्चों के साथ जो है पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ जो है काम कर रहे हैं, लर्निंग चल रही है, तो उनके जो टीचर्स के खुद के बायसेस हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बात सही है बिल्कुल, उसको भी एग्जामिन करते रहना चाहिए उन्हें। और सेकंड है रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बताइए। तो जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें बात की गई थी टीचर्स को अपने एग्जामिन करना चाहिए बायसेस को और एटीट्यूड्स को। और सेकंड जो रीजन दिया हुआ है इसमें वो प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है पर रीजन इससे रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा टीचर से रिलेटेड एग्जामिन करने से रिलेटेड था उसका रीजन नहीं है ये। तो ये स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट के तौर पे। तो ए और आर जो है करेक्ट है, पर आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तो अब जो है यहां पर बोला गया है कि वाइल टॉकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक बच्चा है एवी, उस बच्चे के जो है मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में वो कम आ रहे हैं। तो उसने उसका जो रीजन क्या किया, किस तरीके से जस्टिफाई किया, I just don't have the sense of numbers, sense for numbers। तो मुझे जो है अंकों की समझ नहीं है। तो वो बोल रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो अब आपको बताना है कि ये जो इनके जो इन्होंने प्रदर्शन की परफॉर्मेंस से संबंधित अभी जो है अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस है अभी की, इसके लिए वो क्या कारण दे रहा है। तो इनमें से क्या कारण, लक, क्या वो किस्मत को दोष दे रहा है, नहीं किस्मत को तो दोष नहीं दे रहा है, लक नहीं है। टास्क की डिफिकल्टी, नहीं टास्क का डिफिकल्ट है ये भी नहीं बताया गया है। लैक ऑफ एफर्ट्स तो कर रहा है वो पर उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। लास्ट है लैक ऑफ एबिलिटी, वो अपने जो है वो बोल रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो अपनी एबिलिटी जो उसके अंदर, वो मान रहा है कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है कि मैं जो है अंकों को समझ सकूं। तो यहाँ पर लैक ऑफ एबिलिटी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि वो बोल रहा है कि योग्यता का अभाव, उसके वो योग्य नहीं है कि अंकों का ज्ञान कर सके।
इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की थ्योरी जो है, वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है कि आप इनमें से जो है कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बेहतर बनाने के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में जो है बेस्ट होगा। तो आपको बताना है इसमें से पहला है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड। देखिए, अगर हम कोई कार्य दे रहे हैं बच्चों को, वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड हो उनसे या उनसे जो है संबंधित ना हो, तो वो जो है उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ये तो नहीं होगा हमारा। और देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी जो उनकी समझ है उससे बिल्कुल ही हम अलग कार्य दें तो वो जो है सही नहीं होगा, तो उसमें जो है वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और सीखने में भी उन्हें समस्या आने वाली है। सेकंड है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म जो है आपको दिखने लगे सीटेट के क्वेश्चन में, तो आप जो है उसे दोबारा एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो है मोस्टली, क्योंकि उसने पूछा है करेक्ट के लिए पूछा है, तो पॉजिटिव टर्म ही ढूंढनी थी आपको। सेकंड है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित आपको क्या करना है, उनको जो है समर्थन देना है और उनको मार्गदर्शन देना है के साथ जो है काम प्रदान करना है। तो जो बच्चा जिस लेवल पर है उसी से संबंधित आपको कार्य देना है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव हो गया कि हम उसे सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा ऑप्शन। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कंप्लीटली इंडिविजुअल। तो हम जो है एक ऐसा कार्य प्रोवाइड करें जिसे वो मैनेज कर सकते हैं और इंडिविजुअली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली तो कंप्लीट नहीं कराना है, सभी के साथ मिलकर सीखने वाली बात थी यहाँ पर, वाइगोत्स्की उसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट और गाइडेंस जो है उन्हें प्रोवाइड की जाए और जो करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें काम दिया जाए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर। हमें बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो टीचर का रोल है वो कौन सा इसमें से बेस्ट होगा। कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग हो, ठीक, इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो जिसमें जो है हम लेक्चर मेथड नहीं यूज कर रहे, बच्चा खुद कर सीखे, यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो कि खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी लर्निंग को। तो अब आप ऑप्शन देखकर बताइए कि और इसमें जो है टीचर का क्या रोल होगा। एक टीचर जो है गाइडेंस, अभी पीछे हमने पढ़ा कि गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फैसिलिटेट करेगा बच्चे को, ताकि वो जो है जो बच्चा सीख रहा है उसमें हेल्प हो सके और वो आगे उसकी लर्निंग बढ़ती जाए। तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का टीचर, तो प्राइमरी सोर्स तो नहीं है, और भी सोर्सेज हो सकते हैं। द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर जो है फैसिलिटेटर का रोल निभाने वाला है। तो बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक एक जो है सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज, तो ज्यों का त्यों करिकुलम जो है बच्चों के सामने जो है पेश कर देना, ये कार्य तो नहीं है टीचर का, क्योंकि करिकुलम में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी होती। हिडन करिकुलम भी आपने एक वर्ड सुना होगा, हिडन करिकुलम, बहुत सारी चीजें करिकुलम के अंदर नहीं दी होती, टीचर उन्हें भी साथ साथ सिखा रहा होता है करिकुलम के साथ। तो ज्यों का त्यों करिकुलम सिखाना जो है टीचर का काम नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं उसमें। टीचर लीव्स द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन वर्क टू इंडिपेंडेंटली, तो टीचर जैसे बच्चे सीख रहे हैं क्या वैसे ही छोड़ दें, ऐसे तो बच्चे जो है गाइडेंस प्रोवाइड करनी होगी ना टीचर को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो उन्होंने किस बारे में बात की, उन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस थी, 8 टाइप की इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की। अब 8 टाइप में कौन कौन सी इंटेलिजेंस, एक है नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए इन्हें जो है जान भी लेते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग
नेचर, जिसमें हम नेचर से रिलेटेड चीजें जान रहे हैं, वो नेचुरलिस्टिक हो गई। स्पेशल क्या हुआ, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उनके आकार, उनकी जो समझ जो हो रही है, 3D जो ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी चीजें हैं संसार में, उन्हें समझना, वो किस तरीके से है, क्या उनके जो आकार है, भार है, इन सब चीजों को समझना स्पेशल जो है इंटेलिजेंस में आ गया। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लिंग्विस्टिक हो गया। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल अपने आप को समझने से संबंधित इंट्रापर्सनल हो गया। और इंटरपर्सनल जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनसे जो है अपनी जो बातें हैं शेयर करना, उनकी बातें समझना, वो इंटरपर्सनल आ गया। लॉजिकल मैथमेटिक्स जो है क्वांटिफाइंग थिंग्स, मतलब जो हम जो है कैलकुलेशन जो एप्लीकेशन तौर पर कर पा रहे हैं, वही हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग कर पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं। म्यूजिकल में क्या होगा, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, टोन, पिच, रिदम, इन सबको समझना। और बॉडीली काइनेस्टिक से कोऑर्डिनेट योर माइंड विद योर बॉडी, बॉडी के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना माइंड का। ठीक, तो ये जो है हमारे 8 जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंप्लाइज दैट, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इनमें से जो है आपको बताना है कहाँ जो है निहितार्थ है, मतलब किसमें जो है बात की गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग। एवरीवन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ सेम वे। देखिए वो बात कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस की नहीं, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो सभी व्यक्ति इस पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से नहीं समझते, तो यहाँ पर लिखा है एक ही तरीके से समझते हैं, तो ये तो गलत हो गया, सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझते हैं। और दूसरा है ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। तो अलग अलग आयाम में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बात बिल्कुल सही है। हर जगह जो है व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। इंटेलिजेंस भी उन्होंने 8 प्रकार की बताई, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन। इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन, क्या एक ही डायमेंशन होता है, तो ये तो बात गलत हो गई। उन्होंने जो है इसीलिए ही मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ये इसको जो है नकार रहे थे। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग से ही रिलेटेड नहीं है, और भी जो है चीजें हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट होगा, सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट अकॉर्डेंस विद कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस चलेगा, इसमें से बताएं। निम्नलिखित में से आपको अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम जो है लगाया जाए जो संज्ञानात्मक क्षमताओं, बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुरूप है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो डेवलप होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, वही बताना है बच्चे के अंदर किस तरीके से होगा। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए एक्शन बेस्ड होना चाहिए, इमेजिन बेस्ड। इमेज बेस्ड होगा तो आप जो है सीख नहीं पाएंगे, आपके जो है कॉग्निशन यानी दिमाग के अंदर जा पाएगी वो चीज़। इमेजिन स्टार्टिंग में जो है जब हम बच्चे को ABCD भी सिखा रहे होते हैं प्राइमरी क्लासेस में, तो प्राइमरी क्लासेस में जब ABCD सीखने आया बच्चा, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है जिनसे हम अल्फ़ाबेट क्लियर कर रहे हैं। बच्चे को पता है कि M फॉर मैंगो, मैंगो से कोरिलेट किया तो बच्चा मैंगो को जानता है, तो उसने जो है वो पहले चीज़ें देखी हुई हैं। तो इमेज बेस्ड भी नहीं होगा, सिंबल बेस्ड भी नहीं होगा, और सिंबल बेस्ड तो यानी कि हमारे 3 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, इसी से ही। और एक्शन बेस्ड मतलब उसने जो है वो चीज़ें सामने देखी थी या तो एक्शन किया हो और वो चीज़ें सामने थी, इसलिए ही फर्स्ट होता है एक्शन बेस्ड। फिर वो इमेजिन करना इजी हो जाता है बच्चे को। फिर आप बता रहे हैं मैंगो देखा है आपने, फिर बच्चा बता रहे हैं हाँ मैंने देखा है मैंगो, घर पर देखा था मैंगो उसको। और फिर जो है आप उसका सिंबल आपने बोला देखिए M फॉर मैंगो, तो बच्चे को याद आ जाएगा ये M जो है मैंगो से रिलेटेड है, तो सिंबल भी आपने बता दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। टीचर्स शुड प्रोवाइड, 8th क्वेश्चन है हमारा, टीचर्स शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। देखिए जब बच्चा जो है परेशान है तो टीचर क्या करेंगे, उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्या, ये बात बिल्कुल सही है, ताकि वो जो है
लर्निंग इफेक्टिव हो सके, ताकि बच्चे से आप बात करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें थी वो क्लियर हो जाएंगी, आप उनको जो है उसके इमोशंस को नॉर्मल टैकल करने की कोशिश करेंगे और ताकि उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो सके। तो ये बात तो सही है। रीज़न दिया है इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। तो यहाँ पर बोला गया है कि इमोशन जो है हमारे और कॉग्निशन है। जैसे आप जो है बच्चा परेशान है क्लास में, अब आप जो है अपना पढ़ाए जा रहे हैं, आप अपनी जो है टीचिंग जो है चल रही है आपकी, पर बच्चा जो है वहाँ पर क्लास में रोने लगा, तो आप जो है मतलब वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बच्चा जो सोच रहा है उसी में ही मग्न है, आपका जो आप जो कराने चाह रहे हैं क्लास में वो हो ही नहीं पाएगा, बच्चा तो नहीं समझ पाएगा उससे, क्योंकि वो किसी चीज़ से परेशान है। तो वो कैसे सीख पाएगा, वापस आ सकता है आपकी क्लास में। आप जो है उससे बात करें, क्या प्रॉब्लम है उसको समझें, फिर उसको समझाएं, उसके बाद वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। तो पहले जो हमारा ए था असर्शन, उससे रिलेटेड, और यही बात जो इमोशंस हैं और जो कॉग्निशन है। कॉग्निशन जो है मतलब हमारे जो बच्चा जो सीखने की जो ट्राई करता, उसके दिमाग में चीज़ें जाती, वो कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो उसके इमोशंस जो हैं उस टाइम भारी पड़ रहे हैं, तो आपने जो क्या किया, उसके इमोशंस को टैकल किया। इमोशंस टैकल हो गए तो वो जो है अपने जो कॉग्निशन वाला प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हुआ। तो इमोशन और कॉग्निशन जो है इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ही जो है बच्चे का जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था ताकि उसकी लर्निंग बेस्ट हो सके। तो एजर्शन और रीज़न हमारे दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो है कुछ टाइम के लिए होती है, बॉडी में कुछ टाइम की होती है, और ग्रोथ जो है आपको दिखती है। डेवलपमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि दिखाई भी दे आपको। ग्रोथ जो है एक शॉर्ट जो है छोटी चीज़ है, और डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाती है। तो ये जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है के बारे में आप जाने। और अब डेवलपमेंट जो है कब से कब तक चलता है, ग्रोथ तो जो है कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है आपकी, रुक जाती है, पर डेवलपमेंट आपके बर्थ से डेथ तक चलता है। तो डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो अब जो है यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स पे देखेंगे। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए अभी हमने बात की बर्थ से डेथ तक चलता है, तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड है डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर। तो डेवलपमेंट किस तरीके से चलता है, डेवलपमेंट इस तरीके से चल रहा है। डेवलपमेंट जो है पहले स्पाइरल वे में चल रहा है, कि पहली जो चीज़ आपने सीखी थी उसके बाद आप दूसरी चीज़ सीख पा रहे हैं। आपकी जो क्लासेस हैं उसमें लेवल्स होता है, पहले जो है आपको उसका बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है, फिर धीरे धीरे उसके आगे की चीज़ें बताई जा रही है। और जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल पर, उसमें बताया गया कि आपने ही पीछे पढ़ा था, तो रिवाइज भी किया जा रहा है, आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक की जा रही है। तो डेवलपमेंट जो है स्पाइरल में चलता है, इसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है बात बिल्कुल सही है कि ये जो है डेवलपमेंट किस तरीके से चलता है, स्पाइरल वे में चलता है। सेकंड हमारा सही हो जाएगा कि चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता है डेवलपमेंट। अब आगे की जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट जो है यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफिक टू जनरल चलता है क्या, डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू जनरल नहीं, आपको पहले जनरल चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें पे लेके जाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किस तरीके से, डेवलपमेंट जैसे आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वहीं जो है इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सभी जो है अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, ये दोनों डेवलपमेंट क्या है, जुड़े हुए हैं एक तरीके से। खुद फिजिकल डेवलपमेंट ये भी जुड़ा हुआ है आपका इसी से। अगर आप इमोशनली जो है डैमेज है, आपके जो है बहुत परेशान है, तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये इंटर रिलेटेड है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की से रिलेटेड। तो एक बच्चा जो है अपना जो बिहेवियर है उसे रेगुलेट किस तरीके से करता है, यही पूछा गया है। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि यही वाला क्वेश्चन कि बच्चा जो है किस तरीके से अपना बिहेवियर जो है रेगुलेट करता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिए मैं जो यहाँ पर आपके ऑप्शंस एक एक ऑप्शन में हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए। हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये आंसर क्यों नहीं है।
और जो ऑप्शंस हैं वो उसका आंसर क्यों नहीं है, ताकि आपकी एक समझ बने, आपको उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन क्लियर होते चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम। रेगुलेट किस तरीके से करता है बिहेवियर? एडेप्टेशन से, यूज ऑफ इनर स्पीच, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, और लास्ट है यूज ऑफ सेल्फ रेनफोर्समेंट। तो देखिए बच्चा जो है इनर स्पीच, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनर स्पीच, बच्चा आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो खुद से बात करता रहता है। आप जो है अपना कार्य कर रहे हैं और साइड में बच्चा खेल रहा है खिलौने से और उनके साथ बात कर रहा है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है। यही बात कहते हैं वाइगोत्स्की कि रेगुलेट बच्चा अपने आप को इनर स्पीच के द्वारा करता है, यानी आत्मवाद के प्रयोग के द्वारा। विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी अडॉप्टेड बाय टीचर्स फर्मली बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म? देखिए कौन सी जो इनमें से अप्रोच यूज कर सकता है टीचर कि वो जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा सके। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, जो 5th क्लास में आपने जो है अगर देखेंगे तो ये वाला चैप्टर जो है तैरना और डूबने से संबंधित एक चैप्टर है। अगर टीचर इसे सिखाना चाहता है तो कैसे सिखाएगा? तो इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि हम जो है क्लासरूम में एक बाल्टी रखें या मग रखें, कुछ ऐसी चीज़ रखें जिसके अंदर पानी भरा हो, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, बच्चे जो हैं बच्चों से बोले आप नाव बनाएं, आप जो है रबड़ लेके आएँ, आप पेंसिल लेके आएँ, आप कील लेकर आएँ, उसमें जो है वो सिंक करने का ट्राई करें। वो फिर उससे एक कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या चीज़ें डूब रही हैं और क्या चीज़ें तैर रही हैं। तो ये सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड पूछा है तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा नॉलेज, इसमें जो है बच्चा एक बच्चा आ रहा है और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें डाल रहा है और उससे पता चल रहा है कि सिंक हो रहा है या फिर जो है फ्लोट हो रहा है या तैर रहा है या डूब रहा है। तो उससे क्लियर बनेगा, वो कंस्ट्रक्ट, खुद की नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। आइए अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड, कि टीचर आए और लेक्चर दे कि देखिए बच्चे जो कुछ चीज़ें जो हैं तैरती हैं, कुछ चीज़ें नहीं तैरती हैं। इसमें जो है अब वो जो है सामने ही ड्रॉ करके बता दें कि ये चीज़ें जो हैं कील है, जैसे ये तैरती नहीं है क्योंकि ये डूब जाएगी, आप जो है कागज़ की नाव बनाएंगे वो तैरेगी। तो इससे बच्चे को जो है क्लैरिटी नहीं बनेगी। बच्चे के सामने अगर वो प्रक्रिया हो, वो खुद करके देखे तो उसके दिमाग में बैठेगी। तो ये जो है लेक्चर मेथड तो कंस्ट्रक्ट थोड़ा ना कि बच्चे ने नॉलेज, बच्चा तो उसमें कैसा है, पैसिव लर्नर है, एक्टिव लर्नर नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वीडियोस दिखाने से जो है अगर हम बच्चे को फ्लोटिंग और ये जो सिंक से रिलेटेड कोई वीडियो दिखाएं, उससे भी जो है कुछ टाइम बाद वो मेमोरी से चला जाएगी चीज़ें, तो उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होगा इतने अच्छे से। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं होगा। तो गाइडेड डिस्कवरी, कि वो जो है खुद डिस्कवरी करे, जिसमें जो है आप सहायता कर रहे हैं, यानी निर्देशित खोज आप जो है बता रहे हैं किस तरीके से करना है आपको, यही हमारा ऑप्शन होगा, जिसमें जो है बच्चा खुद कर सीखेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसी, ये जो अप्रोच है इसी से संबंधित है कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक। आपको बताना है इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक कौन सी होगी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट है इफेक्टिव मेमोरी के लिए? तो बताइए कौन सी मेमोरी बेस्ट है इनमें से। सॉरी, यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए यही गलती हो सकती है आपसे भी, नॉट पूछा है, नहीं, आपको बताना है कौन सी इसमें से इफेक्टिव टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। मेमोरी टेक्निक जो है, पहला ऑप्शन अगर आप देखें कि रोट और रिहर्सल, यानी रटने और दोहराव से, रटने और दोहराव से। जैसे आप जो है कुछ लोगों को देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कभी, आप कुछ चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट। थोड़ी देर बाद आपने बुक साइड में रखी और आपसे पूछा गया कि आपने क्या याद किया, आप फिर अटक जाएंगे वहीं उसी चीज़ में, आपको याद नहीं रहती। तो ये जो है कभी मेमोरी में नहीं आ पाता। अगर आप रटते हैं, दोहराते रहते हैं चीज़ों को, तो आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो वो जो है जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे आपके दिमाग में बैठती है, वो करके देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। अगर रटने का प्रयास करेंगे या हम दोहराते हैं चीज़ों को तो वो हमें याद नहीं रहती, तो इफेक्टिव मेमोरी में नहीं आएगा, यानी कि रोट रिहर्सल नहीं आएगा। और हमारा यही जो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें आंसर बताना था कौन सा जो है इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है, तो रोट रिहर्सल नहीं है। अब जो मिनिमोनिक्स है, यानी स्मृति सहायक विधियाँ जो हैं वो भी हमें सहायता करेंगी याद रखने में। कॉन्सेप्ट मैपिंग, अगर कॉन्सेप्ट हमारे
कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होगा कि हम जो है किसी कॉन्सेप्ट पर जो है अच्छे से जो है चित्रण कर पाएँ उसका जो है, और वो हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगे। एलेबोरेटिव रिहर्सल, जिसमें हम बहुत अच्छे से जो है किसी चीज़ को समझा रहे हैं, तो ये भी हेल्प करने वाला है, पर रोड रिहर्सल नहीं करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से बताना है कौन सा इनमें से क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जिसमें आप चिंतन करें, जिसमें जो है बहुत सारे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट आपको याद होगा, जिसमें मल्टीपल आंसर, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ इस तरीके से ही होगा क्रिटिकल थिंकिंग। उसमें जो है सिंगल आंसर नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउस मल्टीपल आंसर। देखिए नॉट है, हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। तो ओपन एंडेड होता है क्या? ओपन एंडेड होता है, बिल्कुल सही। और मल्टीपल आंसर भी होते हैं, बिल्कुल सही। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ओपन एंडेड होता है, मल्टीपल आंसर आने वाले होते हैं इसमें। बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्या ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है? तो ये बात तो है हमारी गलत हो गई कि यहाँ पर जो है यही ऑप्शन हमें नॉट ही ढूंढना है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ये बेस्ड नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा सेकंड। और भी ऑप्शन देखते हैं। इट रिक्वायर्स एनालिसिस, जो क्रिटिकल थिंकिंग होगा, एनालिसिस करना होगा आपको, बिल्कुल सही। और इवैल्यूएशन करना होगा इन्फॉर्मेशन का, उसी के बाद जो है आप बता पाएंगे क्रिटिकली कि जो है उसके बारे में क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन के बारे में। इट प्रमोट्स हायर लेवल थिंकिंग, इसमें हायर लेवल थिंकिंग चाहिए, बिल्कुल। ये जो है जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे जो है सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो हायर लेवल थिंकिंग चाहिए इसमें, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी चाहिए। तो यानी कि ये सब जो है चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। इसमें जो है गलत क्या था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उसकी विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता है इसमें। आगे आ गया हमारा क्वेश्चन, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। हमारी क्लासेस में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स से बच्चे आए हुए होते हैं, तो हमारी क्लासरूम पेडागोजी इस तरीके की होनी चाहिए कि उन सभी बच्चों की जो नीड है उसको पूरा करें। तो बात बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पर। रीज़न क्या है? इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। देखो हम जो है इक्विटी क्लास में किस तरीके से ला सकते हैं? इक्विटी क्लासरूम में क्या करिकुलम से आने वाली है? करिकुलम से तो नहीं आने वाली, क्योंकि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो करिकुलम में थोड़ा नहीं लिखा गया कि किस तरीके से जो है इक्विटी आएगी क्लासरूम में। क्लासरूम में बच्चों के जो रिलेशन हैं, आपस में जो सहयोग की भावना है, कोऑर्डिनेशन की भावना है, या टीचर का जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उससे इक्विटी आने वाली है। करिकुलम से और असेसमेंट से इक्विटी नहीं आने वाली। तो हमारा जो रीज़न है वो गलत हो जाता है। तो हमारा जो ए है ट्रू और आर हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, जागृति, एक बच्ची है जागृति, उसको पता चल गया है कि जो उसका कुत्ता है रस्टी, रस्टी उस कुत्ते का नाम है, एक गोल्डन रिट्रीवर उसकी प्रजाति है। जब वह एक और कुत्ता देखती है, एक और उसे कुत्ता दिखाई दिया जो रस्टी जैसा दिखता है, रस्टी जैसा ही दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है। कुत्ते की जो है बहुत सारी नस्ल होती हैं कुत्तों में भी, तो वही बताया गया है कि उसकी जो है डॉग की अलग नस्ल है, तो वो उसे भी डॉग मान लेती है, यानी कुत्ता मान लेती है। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बच्ची है जो है जिसके पास एक प्रजाति का कुत्ता है, यानी रिट्रीवर, उस डॉग का नाम है रस्टी। तो उसी तरीके के रस्टी ही जैसा एक उसे जो है एक और जो है डॉग दिखाई देता है, जिसे जो है पर वो अलग जो है नस्ल का है, पर वो उसे मान लेती है डॉग कि वो जो है डॉग ही है। अब आपको बताना है कि जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये जो है किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, इस बच्चे की जो है किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 4 टर्म दी गई हैं। अब देखिए कौन सा इनमें से बेस्ट होगा आंसर। देखिए ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा जो है जब अपने बारे में ही सोचता है, अपने से रिलेटेड ही सोचता है, तो ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा।
फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जिसमें जो है बच्चे के सामने कोई चीज़ रखी, अभी बोतल है, बोतल रखी और बोतल मैंने बच्चे के सामने से छुपा ली पीछे, तो बच्चे के लिए वो तब भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर जो है वो चीज़ सामने नहीं है तो भी वो मान के बैठा है कि ये चीज़ है अभी भी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक कुत्ता जो है दूसरा कुत्ता देखा उसने, अलग प्रजाति का है पर वो डॉग में ही कंसिडर किया उसने। फिर है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से रिलेटेड भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन क्या होता है, एजिमुलेशन है जो आपकी प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें कुछ ऐड कर लेना, वही एजिमुलेशन होता है। तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन क्या थी कि जो ये बच्ची है इसके पास एक डॉग था, रिट्रीवर था, रस्टी नाम का जो है डॉग था जो गोल्डन रिट्रीवर है। तो उसे पता था कि इस तरीके की जो प्रजाति है सेम जो है अलग नस्ल में एक जो है और कुत्ता दिखा, तो उसने बताया कि ये जो है कुत्ते की ही प्रजाति हैं दोनों। तो वो जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसकी जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी उसमें ही कुछ ऐड हुआ, यही जो है क्या कहलाया हमारा एजिमुलेशन। जो उसकी प्रीवियस जो नॉलेज थी उसी में ही नई चीज़ जो है ऐड करना, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना, तो वही जो है एजिमुलेशन कहलाता है और यही हमारा आंसर होगा, समायोजन। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, हेरिडिटी। देखिए दो चीज़ आपने पढ़ी होंगी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जिनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है हमारे डेवलपमेंट में। हेरिडिटी जो कि हमारी इनहेरिटेंट होती है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो है जीन्स मिले हैं, कैरेक्टर्स मिले हैं, वही जो है हमारी हेरिडिटी से संबंधित हैं। और एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास में, बच्चा जब बर्थ हो जाता है उसके बाद से डेथ तक जो है चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो भी उसे प्रभावित करता है। तो हमारे डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। क्वेश्चन है हेरिडिटी से रिलेटेड, तो इनमें से बताना है आपको हेरिडिटी से रिलेटेड कौन सी चीज़ है। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। तो हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है ये पूछा गया है। तो हेरिडिटी जो है हमारा सेक्स डिसाइड करती है, बिल्कुल, कि जो महिला हैं या पुरुष हैं ये जो है हेरिडिटी डिसाइड करती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स कितने कितने होते हैं, 23 का जो है पेयर होता है। 23 के पेयर में एक जो है इसमें जो है 22 + 1, 22 + 1, तो 20, ये जो 1 है ये जो है अगर फीमेल के पास अंदर है, फीमेल वाले में जो है XX क्रोमोसोम्स होते हैं, वहीं मेल हैं उनके XY क्रोमोसोम्स होते हैं। यही जो हैं जब फर्टिलाइज होते हैं, अगर XX जो है क्रोमोसोम जो है मिल रहे हैं तो ये जो है क्या, इससे क्या होगा, ये जो है एक गर्ल होगी, और वहीं जो है XY क्रोमोसोम्स अगर मिलते हैं तो बॉय होगा। तो ये जो है क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये सेक्स डिसाइड कर रहे हैं कि गर्ल होगा या बॉय होगी। वहीं जेंडर जो है समाज में आने के बाद पता चलता है, तो जेंडर तो नहीं है। एकेडमिक रूप से आप जो है सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, यानी शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो है हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। और सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल, तो यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है फर्स्ट में ही है, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ गया है, टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, और जो बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको भी एनकरेज करें कि आप भी क्वेश्चन पूछें। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर बच्चों को कहीं कन्फ्यूजन है तो क्लियर होता है। तो एनकरेज करेंगे क्वेश्चन रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उनको इंस्ट्रक्शन देने की बजाय तो उनको एनकरेज करेंगे कि आप जो है क्वेश्चन पूछें। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका दिया हुआ है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड वॉइसेस एंड एंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। हम जो है बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में बात की जा रही है कि हम जो है बच्चे को इन्वॉल्व करें, बच्चा जो है खुद आंसर करे, बच्चे से संबंधित जो है बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, एक्टिव जो है लर्नर हो। तो यही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या, जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो एक्टिव लर्नर होगा, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। तो यही जो है इसका रीज़न है, रीज़न भी करेक्ट है और इसका असर्शन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा रिपीटेशन। देखिए रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक जो बिहेवियर है वो किस में पाया जाता है। ये सारी जो है कुछ जो है डिजीज़ बताई गई हैं
जिसमें जो है आपको बताना है कि इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी डिजीज से रिलेटेड है। इन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आप पहले आंसर बताएं कि कौन सा इनमें से डिजीज होगा। देखिए पहले सेरिब्रल पैल्सी पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी मूवमेंट से रिलेटेड जो डिजीज है, इसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। ADHD, इसे जो है शॉर्ट में आपको लिखा आ सकता है सीटेट में ADHD। तो ये जो है अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर। इसमें जो है एक बच्चा जो है अटेंशन, कुछ टाइम बाद उसकी अटेंशन नहीं रह पाती किसी भी चीज़ पर, और ये जो है बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। तो ये है ADHD। तो ये जो है इससे रिलेटेड तो नहीं है दोनों ही चीज़ें, ये दोनों डिजीज। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें हमने डिसलेक्सिया पढ़ा, डिसग्राफिया पढ़ा और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड हुआ, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड हुआ, और वहीं डिसग्राफिया जो है लिखने से रिलेटेड हुआ। तो ये भी जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑटिज्म, जिसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, ऑटिज्म जो है इससे रिलेटेड है, जिसमें जो है बच्चा जो है चीज़ों को रिपीटेटिव बोलता है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा स्वेलिन क्रम विकार की। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्नर, जो बच्चा जो है सीख रहा है, जो भी व्यक्ति सीख रहा है, वो जो है कब जो है एंगेज और एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, और वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग इनमें से कौन सा है कि वो जो है अच्छा फील कर पाए। लर्निंग फील एंगेज एंड एक्टिवली, जिसमें जो है एंगेज करे और एक्टिव हो रहे बच्चा, तो वो कौन सी लर्निंग होगी इनमें से। एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। तो जो एक्टिविटीज़ हों वो उसके जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हों। तो बताइए कौन सा होगा। फोकस ऑफ लर्निंग इज रिपीटेटिव। देखिए मेमोराइजेशन और रिपीटेटिव ये दोनों जो है नेगेटिव वर्ड हैं सीटेट में, याद रखिएगा। तो ये तो नहीं हो सकता लर्निंग में। हम चीज़ों को जो है रिपीट करते रहें, मेमोराइजेशन के लिए बोलें, तो ये जो है गलत हो जाता है। सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड। इग्नोर नहीं करना है। अभी हमने पीछे तो बात की कि एक टीचर को जो है, बच्चा अगर इमोशनली जो है परेशान है, तो टीचर को जो है उसको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि जो है उसकी लर्निंग बेस्ट हो सके या इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो इग्नोर तो नहीं किया जाना, ये वाला भी गलत हो गया। देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड। देखिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें जो है बच्चा चाहता है कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो जानता है उसके बारे में कुछ, उसकी प्रीवियस नॉलेज कुछ है उसके बारे में, और हम उसे इग्नोर करते हैं, हम डिस्कार्ड करते हैं कि आराम से बैठ जाइए आप, आपसे नहीं पूछा मैं बताऊंगा। तो ये जो है बच्चे को जो है डिस्करेज करेगा। हमें जो है बच्चे को इन्वॉल्व करना है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है हमें वो बच्चा अगर बताना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उन्हें इन्वॉल्व करना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, एक्टिवली तो नहीं होगा ना। फिर जो है अगर उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है हमें डिस्कार्ड ही कर दे, तो एक्टिवली और एंगेज कहाँ हो पाएगा। तो एक्टिवली या एंगेज कब होगा, जब एक्टिविटीज जो है उससे रिलेटेड होंगी, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। तो जो है गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होंगी, तो बच्चा जो है एंजॉय कर पाएगा, उससे रिलेटेड होंगी, उन्हीं के टॉपिक्स। जैसे अगर आप ईवीएस में देखते हैं तो ईवीएस में जो 6 थीम हैं वो हमारे आसपास ही घूमती हैं। तो बच्चा जो है उसमें इसलिए इन्वॉल्व हो पाता है, उन सारी थीम्स के से इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है बच्चा अपने आसपास का एनवायरनमेंट को समझ सके। तो आइए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिफिकल्टीज से रिलेटेड। तो लर्निंग डिफिकल्टीज जो चिल्ड्रन के अंदर आती हैं, आमतौर पर सीखने की क्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो। हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट। तो क्या वो जो है आंखों से कमज़ोर हैं इसलिए लर्निंग डिफिकल्टी होगी। तो ये तो सही नहीं है। आंखों के से अगर कमज़ोर हैं तो उसके लिए चश्मा बन सकता है, जैसे मेरे लगा हुआ है। पर जो है लर्निंग डिफिकल्टी इसकी वजह से हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। हैव प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस। तो इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम 24 आवर्स जो है अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पा रहे। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। थर्ड है हैव कन्फ्यूजन विद लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स
दैट लुक अलाइक। हमने अभी जो है जाना था पीछे ही ADHD के बारे में जो है जाना, हमने जो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया के बारे में जाना। तो यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया से रिलेटेड बात की गई है, जो एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि लेटर और अल्फ़ाबेट जो हैं उन्हें सब सेम दिखाई देते हैं और उनमें कन्फ्यूज़न होती है। तो ये जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये बिल्कुल सही है। जैसे इसमें जो है एग्जांपल दे सकते हैं, एक बच्चा जो है बी बनाने में और डी बनाने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चे को। ये जो है कि बच्चा जो है बी की जगह डी बना देता है। उसे बोला आपने लिखना है डॉग, वो लिख रहा है बॉग। तो ये जो है बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। तो लर्निंग डिफ़िकल्टी में उसे कन्फ्यूज़न होती है लेटर और अल्फ़ाबेट्स में। फोर्थ है उसका लो IQ होता है, इस वजह से हो रही है? नहीं, लो IQ से की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है उसको कन्फ्यूज़न की वजह से हो रही है। हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने, 21वां क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, यानी कि ऐसे बच्चे जो समाज में नहीं रहे, जिनके आसपास बहुत कम लोग रहे। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं? वो जो है उस समाज के साथ जो है नॉर्मली नहीं रह पाते, उस समाज में जो है नॉर्मली नहीं आ पाते, चीज़ें उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ रहती हैं। जैसे अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। अगर जो है समाज में नहीं रहे, वो समाज से दूर रहे या अकेले रहे, तो उनके जो विकास में जो है देरी या बाधा उत्पन्न होगी, बिल्कुल सही। और जब उनका जो है हम वापस समाज में लेके आते हैं कि बावजूद भी उनमें जो है कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना होती है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में उनका सुधार नहीं हो पाता है। बात बिल्कुल सही है। यह अवधि जिसमें जो है विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो विकास जो है प्रभावित हो रहा है, ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? ये डिडक्टिव पीरियड कहलाती है, इंट्यूटिव पीरियड कहलाती है, नैरेटिव पीरियड कहलाती है, सेंसिटिव। तो आपको बताना है कौन सी जो है इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा। तो एक बच्चा जो है जो उस समाज में नहीं रहा, पहले अलग रहा, फिर उसे वापस जो है उस समाज में लाया गया, तो उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। और जाहिर है कि उसके कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें वो विकास ना कर पाए। तो यही जो प्रक्रिया है, इसे ये जो है सेंसिटिव पीरियड है, यानी कि संवेदनशील अवधि है, जिसमें जो है वो उसका विकास होने की जो है प्रक्रिया चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्री कंसीव्ड जो है जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर। तो जो है विभिन्न जो हमारे जो समाज में जेंडर हैं दो, उनसे रिलेटेड जो प्री कंसीव्ड जो जनरलाइजेशन हैं, जो उनके व्यवहार से के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो पहले से ही बनाई गई हैं कि ये धारणाएं कि ये जो है इससे संबंधित हैं, महिलाएं जो हैं ऐसा करेंगी और पुरुष जो हैं इस तरीके से चीज़ें करेंगे। तो ये जो है क्या कहलाती हैं? ये बताइए क्या कहलाएगा इसमें से? बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत बार बात कर चुके हैं हम इस पर भी। देखिए ये क्या कहलाएगा? ये जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता में क्या हो रहा है कि हम महिलाओं और पुरुष जो हैं उनसे पहले से ही अपेक्षा की जा रही है कि ये जो है महिलाएं इस तरीके के कार्य करेंगी, वहीं पुरुष जो है इस तरीके के कार्य करेंगे, कि महिलाएं जो है घरेलू कार्य करेंगी, पुरुष जो है बाहर जॉब पर जा रहे हैं। ये एक जो है रूढ़िवादिता है, क्योंकि दोनों जॉब पर जा सकते हैं और दोनों ही घर में काम कर सकते हैं। जैसे आपने जो है इससे अपोजिट में एक मूवी आई थी की एंड का, जिसमें जो है एक पुरुष जो है घर का कार्य संभाल रहा है और महिला जो है अपने जो है ऑफिस का काम संभाल रही है, बिल्कुल अपोजिट लाने के लिए। तो वो जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसे तोड़ने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जाती है। तो ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप हुआ। अब है इंक्लूसिव क्लासरूम। अब जो इंक्लूसिव क्लासरूम जिसमें जो है हम सभी को समाहित करते हैं, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों चाहे वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आए हों, उन सभी को हम एक क्लास में समाहित करते हैं और उनको सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर ऑन करिकुलम। तो जो स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल चिल्ड्रन की बात तो हो ही नहीं रही है, इंक्लूजन में जो है सभी को एक साथ समाहित करने की बात हो रही है। तो वो अपने करिकुलम पे ध्यान देंगे तो ऐसा तो नहीं है, उसी पे वर्क करेंगे। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी जो बच्चे हैं उनको जो है क्लासरूम में जो है
एक्सेस करने का अलाउ किया जाता है और उन्हें जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन एज ए नीडी एंड डिपेंडेंट। क्या हम स्पेशल चिल्ड्रन को इस तरीके से देख रहे हैं कि वो नीडी हैं और डिपेंडेंट हैं? नहीं, वो हम मान के चलेंगे सभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, अपने कार्य खुद कर सकते हैं, नीडी नहीं है, ज़रूरतमंद नहीं है वो, ऐसा नहीं सोचना है हमें। क्योंकि उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जो है एड लगा दिया जाएगा, पर उन्हें नॉर्मल क्लासरूम में साथ में बिठाया जा रहा है। ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम फॉलो करने की बात करी नहीं जा रही है यहाँ पे, और ना ही यूनिफॉर्म पेडागोजी इज एडॉप्टेड फॉर ऑल लर्नर्स। सेम ही पेडागोजी एडॉप्ट नहीं की जाएगी, हम डिफरेंट तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे उन बच्चों को साथ में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन इंक्लूसिव क्लासरूम में ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़। सभी जो बच्चे जो हैं क्लासरूम में आ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सभी बच्चे जो क्लास की गतिविधियों में तक पहुँच सकते हैं और वो कक्षा की क्रिया में शामिल हो सकते हैं, शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा प्राइमरी पर्पस ऑफ, जो हम सबसे प्राइमरी पर्पस क्या होगा कि हम जो है क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, बताइए क्या होगा इसमें से ऑप्शन? कि हम जो है टू एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, कि इससे जो है हम प्रोसीजर नॉलेज यानी हम जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने के लिए कर रहे हैं क्या क्रिटिकल थिंकिंग में। आगे चलते हैं। टू असेस स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, तो क्या हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग स्किल देखने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं होगा। टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग, अभी हम पीछे ही पढ़ के आए थे क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, यहाँ पर जो है हायर लेवल थिंकिंग चाहिए होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो यही जो है हम प्राइमरी पर्पस यही है कि हम प्रमोट करें उनकी हायर लेवल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना ही जो है प्राइमरी पर्पस है किस चीज़ का? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन का। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट आपको बताना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग किस तरीके से होती है, करेक्ट उसके बारे में बताना है। लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट अकर्स इन आइसोलेशन, कि लर्निंग जो है अकेले में होती है, बिल्कुल आप अकेले बैठे हैं और उस टाइम लर्निंग होगी, तो लर्निंग तो सबके साथ ही होगी, तो ये तो नहीं होगा हमारा। लर्निंग अकर्स ओनली इन क्लासरूम, कि लर्निंग जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही होगी या फिर लर्निंग जो है एक क्लासरूम में ही हो सकती है, लर्निंग जो है एक रोड पर भी हो सकती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने स्ट्रीट लाइट, मॉर्निंग हो चुकी है, धूप निकल रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, तो उन्होंने जो है एक स्विच जो है स्ट्रीट लाइट का बंद कर दिया। तो आपने ऑब्जर्व किया उन्हें, आपके लिए क्या लर्निंग रही कि यहाँ से जो है हम स्विच बंद कर सकते हैं, आगे से जब भी जो है लाइट जल रही होंगी रोड पर और दिन निकल रहा है, तो ये हमारा जो है कर्तव्य है कि हम इस तरीके से लाइट बंद कर सकते हैं। तो लर्निंग हुई वो भी हमारी, और वो क्लासरूम से बाहर हो रही है। तो लर्निंग जो है ज़रूरी नहीं है क्लासरूम में हो, और लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स से ही रिलेटेड हो। लर्निंग जो है बहुत तरीके की हो सकती है। लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, देखिए लर्निंग जो है पैसिव कभी भी नहीं होगा, एक्टिव होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट है लर्निंग इज सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो बात बिल्कुल सही है। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें जो है आपका एक अधिगम, एक अर्थ निर्माण किया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, तो सोशल प्रोसेस है, समाज से सीख रहे हैं, समाज के लिए सीख रहे हैं, उसमें जो है समाज के लिए ही करेंगे आप, उसमें जो है जो योगदान करने वाले हैं, तो ये एक जो है सोशल प्रोसेस है, और उससे जो है एक आपका अर्थ निर्माण होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चिल्ड्रन जो है बैबलिंग करना स्टार्टिंग, बा 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 क्या का जो भी है, ये जो है बैबलिंग स्टार्ट कर देता है एक बच्चा जो है 12 मंथ का, और वहीं जो है एक अन्य बच्चा जो है ये 20 मंथ तक भी नहीं कर पाता। तो ये होता ही है कि एक बच्चा जो है बहुत जल्दी चलना सीख लेता है, वहीं दूसरा बच्चा लेट पर चलना सीखता है। एक बच्चा जो है जल्दी बोलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा नहीं बोल पाता है। तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है।
उनके एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है इसका? डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी वाइड वेरिड। अब जैसे जो है डेवलपमेंट के बारे में कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, पर ज़रूरी नहीं है कि उसी के अनुसार सभी बच्चों का जो है विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो जो है वेरी कर सकता है। तो रीज़न बिल्कुल सही है कि वो वेरी कर सकता है। तो डेवलपमेंट जो है वेरी कर सकता है, किसी में जो है बहुत जल्दी हो सकता है वो चीज़ें और किसी में जो है बहुत लेट आएंगी वो चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ए और आर सही हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब ग्रोथ जो है हम बात कर चुके हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ जो है हमारी दिखाई देती है। ग्रोथ कैसे? हमारी हाइट, ग्रोथ बढ़ रही है हाइट, वेट जो है हमारा बढ़ेगा या घटेगा तो वो भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? ग्रोथ जो बढ़ रही है और घट रही है जो हमारी हाइट और वेट, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है ग्रोथ के अंदर? क्वांटिटेटिव चेंज है, ये क्वालिटेटिव चेंज है, जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें चेंज आ रहा है या फिर कॉग्निटिव डोमेन में? देखिए पहले जो है क्वांटिटेटिव चेंज, हाइट और वेट में जो चेंज आना है वो क्वांटिटीज़ में, यानी कि हाइट जो है आपकी फीट में क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, वेट में भी चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में ही तो चेंज आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्वालिटेटिव चेंज तो नहीं है इसमें, जो है क्वालिटेटिव चेंज नहीं है ये। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? यानी कि हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। तो ये जो है अफेक्टिव डोमेन में चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है हमारी हाइट और वेट से रिलेटेड है। लास्ट है कॉग्निटिव डोमेन। क्या ये हमारे जो है समझ से संबंधित है? नहीं, समझ से संबंधित थोड़ी ना है, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन फर्स्ट मात्रात्मक परिवर्तन सही हो जाता है। 28 क्वेश्चन आ गया हमारा। अब आपने हिंज डायलेमा पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसकी जो है पत्नी जो है बीमार हो जाती है। अब बीमार होने के बाद क्या दिक्कत आती है कि डॉक्टर ने बोला कि आप जो है ये दवाइयाँ ले आइए। अब हिंज जो है मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से दवाई लेने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके पास पर्याप्त जो है रुपए नहीं होते हैं। तो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं मना कर देते हैं। वो और भी चीज़ें ट्राई करते हैं पर उन्हें जो है वो दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो उन्हें जो है जब दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो लास्ट में एक जो है रात में वो जो है चोरी करते हैं और उससे जो है दवाइयाँ लेकर जो है अपनी पत्नी को बचा लेते हैं। तो यही जो दुविधा है, इसके लिए अरुणिमा जो है वो तर्क देती हैं कि कानून जो है इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है, इन वाली परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन उचित है। वैसे तो ये सही नहीं है जो कार्य किया गया चोरी करना, पर ये उचित है क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया गया। अब जो कॉलबर्ग हैं, लॉरेंस कॉलबर्ग जो हैं, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जो अरुणिमा है वो नैतिक विकास की जो है कौन सी अवस्था में है, आपको यही बताना है। तो वो जो है कौन सी अवस्था में है, देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकल जाएगा आपका ईजिली। और वहीं आपको पता हो कि कॉलबर्ग ने किससे रिलेटेड सिद्धांत दिया है, तो आपको पता है कि मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सिद्धांत दिया है और यहाँ पर मोरालिटी की ही बात हुई थी इस स्टोरी में। तो आप जो है इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली। तो जो अरुणिमा जो है वो इसी स्टेज में है मॉरल डेवलपमेंट की, कि मॉरलिटी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट यानी नैतिकता का विरोधाभास है वहाँ पर, और क्या है व्यक्तिगत अधिकार की बात भी कर रही हैं और लोकतांत्रिकता की बात कर रही हैं। तो इस वाली स्टेज में जो है अरुणिमा जो है अभी हैं। किसने दिया ये मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत? लॉरेंस कॉलबर्ग। अब यहाँ पर बात हो रही है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। इस क्वेश्चन में गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल, आईक्यू कितना हो, आईक्यू मोर देन 120 प्लस हो, 120 प्लस हो जिनका आईक्यू लेवल, और वो जो अपने लेवल के जो बच्चे हैं जो सेम स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, वही जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन से आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से फ्री हैं? तो ऐसा तो नहीं है, उनको भी हो सकती है चीज़ें। सेकंड है गिफ्टेड चिल्ड्रन
सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज। देखिए यहाँ पर बात की ऑल एरियाज, क्या एक गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक व्यक्ति सभी एरियाज में बेस्ट हो सकता है क्या? एकेडमिक में भी, सोशल में भी, इमोशनल में भी। देखिए एकेडमिक में कोई बेस्ट हो, क्या पता वो जो है जो और लोगों से इंटरेक्शन है, सोशली इंटरेक्शन है, क्या अच्छा नहीं हो उसका, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता वो इमोशनल स्टेबल नहीं हो, वो जो है बहुत परेशान रहते हों पढ़ने की वजह से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एरियाज़ में वो जो है एक्सेलेंट हों, मतलब बेस्ट हों, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। थर्ड है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी। ऐसा ज़रूरी है कि एक गिफ्टेड चिल्ड्रन हमेशा खुश रहे? ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाता हमेशा खुश। तो ये जो है गलत हो गया यहाँ पर। पॉपुलर हो, ये वो पॉपुलर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और वेल एडजस्टेड हो, ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। लास्ट है हमारा, तो यानी कि लास्ट हमारा बचा है, तो यही करेक्ट होगा। क्या है ये? गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कंपेरेटिवली एडवांस पेस। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, हम उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वो लर्न कर पाते हैं, अपने जो साथ के लोग हैं, अपने साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी स्पीड से जो है वो लर्न कर पाते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसी वजह से वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहला रहे हैं। तो प्रतिभाशाली छात्र जो हैं अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन है, एस जीन पियाजे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो बताइए जो है कमेंट में बताइए कि जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस की बात की है। तो इनकी जो ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वो इनमें से कौन सी एबिलिटी जो है उसमें परफॉर्म की जाती है, वो बताना है आपको। इनमें से कौन सी क्षमताएं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की जो है एक विशेषता है? कौन सी एक विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की? तो क्लासीफाई और सीरियलाइजेशन। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं इसमें। तो इसमें जो है क्लासीफाई वो बच्चे कर पाएंगे क्या? तो क्लासीफाई और सीरियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे अभी। कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सोच सकते हैं? नहीं, उनको तो सामने आपको दिखानी होंगी वो चीज़ें, तभी समझ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं होती है, ये फॉर्मल स्टेज में जाकर होगी। इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, तो ये जो है नकल करना और प्रतिवर्तन करना, रिवर्स करना, ये जो है इससे पहले स्टेज में आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4th लास्ट जो बचा वही होगा, यानी सिंबॉलिक प्ले और एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब वो जो है जो चीज़ें जो है जिंदा नहीं है, जैसे फ़ोन को भी वो क्या मानेंगे कि ये जो है एक सजीव चीज़ है, अगर ये गिर जाएगा नीचे तो इसको चोट लग जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, जो उनकी निर्जीव चीज़ें हैं जिनसे वो खेलते हैं, टॉयज़ हैं, उनको भी वो सजीव मान लेते हैं। एक बच्चा जो है टैडी को भी सुला रहा होता है, वो मानता है कि ये भी एक बच्चा है, जैसे मैं बच्चा हूँ अपनी मम्मी का, ऐसे ही ये बच्चा है, तो उसको सुलाता है पहले, फिर जो है खुद सोता है, तो वो जो है उसी तरीके की प्रैक्टिस करता है। तो एनिमिज्म जो है और सिम्बॉलिक जो है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी एक विशेषता है। तो इसमें जो है 4 स्टेजेस बताई थी पियाजे ने, 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें जो है सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी, पहली बर्थ से 2 साल तक होती है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल तक, वहीं कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक, और लास्ट आ जाती है फॉर्मल स्टेज, जो कि 11 साल से ऊपर जो भी हैं बच्चे या 12 साल से ऊपर, वो सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये जो है आज की हमारी क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।